आरबीआई किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम साख नियंत्रण में आरबीआई के मात्रात्मक उपायों को हम समझते हैं। मात्रात्मक उपाय, इसमें नंबर 1 मैंने क्या कहा कि बैंक रेट होता है। बैंक रेट बीआर हमने कहा। बैंक रेट होता क्या है, देखो वह रेट जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है, अन्य बैंकों को ऋण देता है, अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, ऋण देता है, उसी को क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, जिसमें आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। दूसरा क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है, देखो वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, अल्पकालीन ऋण देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने एमएसएफ कहा था। ठीक है, एमएसएफ क्या होता है, इसको भी साथ में इधर पर समझ लेना, एमएसएफ। ठीक, एमएसएफ का मतलब मैंने बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसे कहते हैं, और इसे 2011 में इसे प्रारंभ किया गया, 2011 से लागू, 2011 से लागू है। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अति अल्पकालीन ऋण देता है, वेरी शॉर्ट टर्म, अति अल्पकालीन ऋण देता है, ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं, एमएसएफ कहते हैं। ये पहले नहीं होता था, अब होता है। ठीक है, ओवरनाइट लोन कहते हैं इसे, एक रात के लिए जिसमें ऋण देता है, केवल एक रात के लिए ऋण देगा, तो उसे हम कहते हैं ओवरनाइट लोन कहते हैं। ठीक है, या फिर एमएसएफ के नाम से इसे जानते हैं। तो बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट यहां पर होगी। बैंक रेट का मतलब क्या है, जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। और एमएसएफ का मतलब क्या है, वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है या लोन देता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके की चीजें तो हमने समझ ली, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, यही समझना मुख्य है। चौथा क्या है, देखो बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, फिर हमने पढ़ा था रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, देखो वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से, अब समझ आए, अन्य बैंकों से ऋण लेता है, खुद ऋण ले रहा है, देखो ऋण लेता है, वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण ले रहा है। रिवर्स कह रहे हैं ना, रिवर्स कर रहा है, खुद ले रहा है, अभी तक तो दे रहा था, अब खुद ले रहा है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इस चीज को आप समझना। इसके अलावा एक हमने क्या कहा था, एक हमने कहा था सीआरआर और एक एसएलआर, इन दोनों को समझो। एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर, इन दोनों को साथ में समझना। सीआरआर का मतलब क्या होता है, देखो कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या है, देखो वह दर, जैसे हमने बैंक में हम गए और बैंक में जाकर के हमने माना 1000 रुपया जमा कर दिया। कितना जमा किया, 1000। 1000 रुपया हमने जमा किया, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसमें से एक फिक्स परसेंट होता है, उतना परसेंट तो आरबीआई को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। और एक फिक्स परसेंट होता है जो उसे अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, अपने पास। शेष जो बचेगा उसे इसको क्या करना पड़ेगा, अन्य लोगों को ऋण में दे देगा, वो अपने पास रखे नहीं रहेगा, ऋण देगा। ठीक है, उसी से तो उसकी कमाई होगी। आरबीआई क्या करेगा, जो बैंक है, हम
किसी भी बैंक में गए, वहां हमने 1,000 रुपया या 10,000 रुपया या 1,00,000 रुपया हमने जमा किया। बैंक ने क्या किया, एक हिस्सा उसका माना परसेंटेज है 5% है, माना 5% उसने किसको किसके लिए रख दिया, उसमें से आरबीआई के लिए रख दिया कि भाई आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया कि भाई ये मेरे पास अकाउंट में ये आया है। दूसरा क्या किया उसने, माना 15% है या 20% है, 20% उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर किसी दिन भी उसने अगर पैसा निकाला तो कहां से आएगा, उसने ऋण दिया है, ऋण तो तुरंत वापस आएगा नहीं, है ना, तो उसको अपने पास वो पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अपने पास जो रिजर्व रखा है वो, और उसमें से उसको फिर अन्य लोगों को भी देना पड़ता है, पैसा जो निकालते हैं उनके लिए भी वो रिजर्व में उसको जरूर रखना पड़ता है। और बाकी का जो पैसा है उसको क्या करेगा, ऋण में ब्याज में दे देगा, ब्याज में औरों को दे देगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें उसको करनी पड़ती हैं। जब अब कैश रिजर्व रेशो देखो, जब बैंक वह दर जो बैंक को जमा राशि में से आरबीआई के पास रिजर्व रखनी होती है, देखो मैंने क्या कहा, 1% क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स परसेंट किसको देना पड़ेगा, आरबीआई। कैश रिजर्व रेशो, कैश को रिजर्व में रखने के लिए रिजर्व बैंक को दे देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीआरआर। अगला क्या है, एसएलआर। एसएलआर क्या है, देखो वह दर जो बैंक को जमा राशि में से अपने पास रखना होता है, उसे क्या कहते हैं, एसएलआर। मैंने क्या कहा कि आरबीआई उसमें से एक निश्चित परसेंट अपने पास भी रखता है, उसे क्या कहते हैं, उस दर को कहते हैं एसएलआर। तो उम्मीद है दोनों सीआरआर और एसएलआर समझ में आगे होंगे। बाकी के जो पैसा बचेगा उसको ब्याज में दे देगा। ठीक है, तो ये हुआ सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, अब एक हमारे पास लास्ट क्या बच गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ कहते हैं इसे। ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ लेना, ओएमओ क्या होता है, नंबर 5 ये हो गया, नंबर 6 ये हो गया, नंबर 7 क्या होता है, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब जब आरबीआई क्या करती है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचती है, तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। जब आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचती है, पब्लिक खरीद सकती है उसको, प्रतिभूतियों को बेचती है, खरीदती है, तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। आरबीआई लास्ट में अगर कोई तरीके काम नहीं आते तो क्या करती है, खुले में उनको प्रतिभूतियों को बेचने लगती है कि भाई आप इन प्रतिभूतियों को खरीदो, इसमें हम आपको इतना ब्याज देंगे, या फिर हमें बेचो, हम इस पर इतना ब्याज दे रहे हैं। ठीक, तो ये विधियां हैं साख नियंत्रण की, क्रेडिट कंट्रोल की। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन विधियों से क्रेडिट कंट्रोल होता कैसे है, मार्केट में पैसा कैसे नियंत्रित होता है, उसको मैं आपको बताता हूं। आप लिखिए इसको पहले, इतने में ही आपको ये चीज समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने ये बता रखा है, इसको बिल्कुल आप ध्यान देना। बैंक रेट जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लॉन्ग टर्म का लोन देती है, रेपो रेट जब आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन लोन देती है, और एमएसएफ जब अति अल्पकालीन लोन देती है तो उसे एमएसएफ कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई खुद बैंकों से लोन लेती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशो जो जमा में से बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है उसे सीआरआर, और जो जमा में से अपने पास रखना पड़ता है उसे एसएलआर कहते हैं। और ओएमओ क्या है, जब आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। क्लियर? अब देखो, अब मैं ये बता रहा हूं कि भाई आरबीआई इससे क्रेडिट को कंट्रोल करेगी कैसे इन रेटों से।
ये भी तो समझना है। ये तो हमने समझ लिया कि ये रेट क्या होते हैं, लेकिन इससे क्रेडिट कंट्रोल कैसे होगा, है ना। आरबीआई के पास दो तरीके होते हैं, एक तो कठोर मौद्रिक नीति होती है और दूसरी उदार मौद्रिक नीति होती है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में या तो कठोर मौद्रिक नीति अपनाएगी या फिर सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी या फिर हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी। अब देखो, एक शब्द होता है मुद्रास्फीति, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति शब्द सबने सुना होगा, इन्फ्लेशन शब्द बार बार आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में वैसे भी सुना ही होगा। दूसरा होता है मुद्रा संकुचन, एक होता है मुद्रास्फीति, एक होता है मुद्रा संकुचन। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अधिकता से मांग बढ़ जाती है ना। मुद्रा की जब पैसा अधिक होगा तो क्या होगा? मांग की अधिकता होगी, है ना। डिमांड अधिक करेंगे हम, पैसा अधिक होगा तो डिमांड अधिक होगी। डिमांड जब अधिक होती है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। बस उसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, क्या है मुद्रास्फीति का मतलब? धन की अधिकता, धन की क्या हुई? अधिकता। उससे किसकी अधिकता हुई? मांग की क्या होगी? अधिकता। मांग की अधिकता से कीमतें क्या होगी? कीमतों की अधिकता। ये स्थिति इन्फ्लेशन की कहलाती है। समझ आया? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब धन की अधिकता हुई अर्थव्यवस्था में, उससे मांग की अधिकता होगी, जिससे कीमतें अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती हैं, उस स्थिति को इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। और मुद्रा संकुचन इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। मुद्रा संकुचन में क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जब धन की कमी होगी, भाई हमारे पास धन की कमी होगी तो हम मांग कहां से करेंगे? मांग अपने आप ही कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? मांग में कमी हो जाएगी। जब मांग में कमी हो रही है तो वस्तुओं की कीमतें भी क्या हो जाएंगी? कीमतों में भी कमी आ जाएगी। तो इसे कहते हैं मुद्रा संकुचन। ठीक है, अब आरबीआई का काम यह है कि ये जो धन की अधिकता है, न तो अर्थव्यवस्था में धन की अधिकता होनी चाहिए और न ही अर्थव्यवस्था में धन की कमी होनी चाहिए। इन दोनों में नियंत्रण लगाना है आरबीआई ने। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में धन अधिक हो जाएगा तो डिमांड बहुत होगी, डिमांड बहुत होगी तो वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, है ना। तो इससे जो है सामान्य वर्ग के लिए फिर जीना मुश्किल हो जाएगा जब बहुत महंगाई हो जाएगी। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। न तो मुद्रास्फीति होनी चाहिए अर्थव्यवस्था में, न ही मुद्रा संकुचन होना चाहिए। अब मुद्रास्फीति अगर कभी अर्थव्यवस्था में हो जाती है तो फिर उसके लिए आरबीआई के पास तरीके होते हैं। आरबीआई क्या करता है? मुद्रास्फीति में कठोर मौद्रिक नीति अपनाता है। क्या अपनाता है? कठोर मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति को अपनाता है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति की अवस्था में आरबीआई के द्वारा कौन सी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, तो उसे कहते हैं कठोर मौद्रिक नीति। और मुद्रा संकुचन की अवस्था में आरबीआई के पास कठोर नहीं बल्कि कैसी? उदार मौद्रिक नीति को अपनाता है। उदार मौद्रिक नीति अपनाएगा, उदार मौद्रिक नीति को अपनाएगा। अब कठोर मौद्रिक नीति और उदार मौद्रिक नीति क्या होती है, इस शब्द को भी आप थोड़ा सा समझना, इसका मीनिंग क्या होता है। भाई कठोर का मतलब क्या है? आरबीआई अपने दरों को, इन रेटों को सब बढ़ा देगा। समझ आया? ये जो रेट है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, इन सब रेटों को क्या कर देगा? आरबीआई बढ़ा देगा। जैसे ही आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया, माना आरबीआई ने अपने बैंक रेट को बढ़ाया, बैंक रेट बढ़ाया तो फिर बैंक उससे लोन नहीं ले पाएंगे, है ना। बैंक जब लोन नहीं ले पाएंगे तो बैंक पब्लिक को भी लोन नहीं दे पाएंगे। जब पब्लिक को लोन नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी हो जाएगी। समझ आया? ऐसे ही रेपो रेट का मतलब क्या है? जिस पर शॉर्ट टर्म का लोन देते हैं। शॉर्ट टर्म का लोन देना जब आरबीआई कम कर देगा, रेट बढ़ा देगा आपने, तो सीधी सी बात है जब रेट ज्यादा होंगे तो बैंक लोन कम लेंगे। बैंक लोन कम लेंगे तो फिर रेट, बैंक भी तो, आरबीआई ने अगर रेट बढ़ाई तो बैंक भी तो बढ़ाएगा अपने रेट। बैंक ने भी अपने ऋणों के रेटों को बढ़ा दिया तो पब्लिक बैंकों से फिर ऋण नहीं लेगी। पब्लिक जब लोन नहीं लेगी तो इकोनॉमी में पैसा अपने आप कम हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी नहीं समझो,
आप इतना तो ये सबकी समझ में आ गया, तो आप इतना ही ध्यान रखना, इससे सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जब भी इन्फ्लेशन होता है तो ये रेट बढ़ जाते हैं, और जब मुद्रा संकुचन होता है तो ये रेट कम कर दिए जाते हैं। बस सबसे सरल तरीका यही है, इसमें फिर एक एक में जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो एक एक को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं आपसे बिल्कुल सरल शब्दों में ये कह रहा हूं कि जब भी इन्फ्लेशन होगा तो इन रेटों को आरबीआई बढ़ा देता है, जब भी मुद्रा संकुचन होता है तो इन रेटों को कम कर दिया जाता है। जब रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो इसे कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं, जब रेट कम कर दिए जाते हैं तो इसे उदार मौद्रिक नीति कहते हैं। बस आपसे अगर कभी भी पूछे कि इन्फ्लेशन में आरबीआई कौन सी नीति को अपनाता है, तो आपको कि कठोर मौद्रिक नीति, मतलब अपने सभी रेटों को बढ़ा दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा संकुचन में आरबीआई कौन सी नीति को अपनाता है, तो वहां पर आरबीआई उदार मौद्रिक नीति, मतलब रेटों को कम कर देगा कि भाई आप लोन ले लो, है ना, लोन लेंगे, लोन सस्ते कर देगा, तो बैंक लोन लेंगे आरबीआई से, आरबीआई से लोन लेंगे तो पब्लिक को भी लोन सस्ते में देंगे, पब्लिक को के पास लोन जाएगा तो पब्लिक फिर उससे डिमांड धीरे धीरे फिर बढ़ने लग जाएगी। तो यहां पर जो है उदार मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा संकुचन से धीरे धीरे हम नॉर्मल की स्थिति में आ जाएंगे, और वो डिमांड धीरे धीरे जब बढ़ते रहती है तो फिर दोबारा क्या स्थिति आ जाती है, मुद्रा स्फीति की स्थिति आ जाती है। मुद्रा स्फीति अगर फिर से आ गई तो आरबीआई फिर से अपनी कठोर मौद्रिक नीति को अपनाएगा, और कठोर मौद्रिक नीति अपनाएगा तो लोन बंद हो जाएंगे, लोन बंद होंगे तो पब्लिक के पास लोन कम जाएगा, पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा तो फिर से उनकी डिमांड कम होने लगेगी। जैसे जैसे डिमांड कम होगी तो अर्थव्यवस्था कंट्रोल में आएगी, कंट्रोल में आकर के फिर धीरे धीरे क्या होगा कि यहां पर फिर मुद्रा संकुचन की स्थिति आ जाएगी। मुद्रा संकुचन आएगा तो फिर से आरबीआई क्या करेगा, उदार मौद्रिक नीति को अपनाएगा। ये क्रम चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है, इसी को अर्थव्यवस्था का चक्र कहा जाता है। ठीक है, ये चक्र चलते रहता है, और इसी के हिसाब से बस इस पर आरबीआई को ध्यान देना पड़ता है, उस हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उसको चेंज बदलाव करते रहता है कि भाई अभी क्या स्थिति है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, उस इन्फ्लेशन को देखेगा, उसके हिसाब से अपने रेटों को एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये है पूरा खेल इसका आरबीआई का, बैंकिंग सिस्टम का। यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जिसकी समझ में आ गया तो फिर बैंकिंग सिस्टम सबसे आपके लिए सरल हो जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। मेन इसका इकोनॉमिक्स का मेन आधार यही है। अब बताइए ये सिस्टम समझ में आया क्या आपके, बताओ तो एक बार। और एक क्वेश्चन में देखो जो अक्सर एग्जामों में यहां पूछा जाता है उस पर आ रहा हूं, देखो ओएमओ क्या होता है, जब आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचती है तो उसे मतलब उनका क्रय विक्रय करती है तो उसे ओएमओ कहते हैं। और इस बाजार को क्या कहा जाता है, एक ऐसा बाजार जहां पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा बेचा जाता है, उस बाजार को गिल्ट एज्ड बाजार कहते हैं। ठीक है, इस बाजार को, इसको आप लोग नोट करके लिख लेना, इस बाजार को गिल्ट एज्ड बाजार कहते हैं, एज्ड बाजार कहते हैं। पेपर सॉल्व करोगे वहां पर देखोगे कि गिल्ट एज्ड बाजार क्या होता है, कि एक ऐसा बाजार जहां पर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे गिल्ट एज्ड बाजार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऐसा बाजार जहां पर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उसे गिल्ट एज्ड बाजार कहते हैं। क्लियर, सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है, देखो इसको समझना। सरकार क्या करती है, देखो सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बेच भी करती है। कब करेगी, जब देखो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, लोगों के पास धन की अधिकता है। जब धन की अधिकता है तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको बेचेगा तो क्या होगा, लोगों के पास से पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, वो प्रतिभूतियां लोगों को दे देगा, कहेगा भाई प्रतिभूतियां खरीद लो, इस पर ब्याज अच्छा मिलेगा। ठीक है, और ऐसे में सरकारी प्रतिभूतियों को जब बेचेगा तो लोग पैसा जो है आरबीआई को दे देंगे, तो ऐसे जो है आरबीआई के पास पैसा चले जाएगा, तो इसे कहते हैं गिल्ट एज्ड बाजार। क्लियर हो गया। और जब मुद्रा संकुचन होता है, लोगों के पास पैसे की कमी होती है, तो ऐसे में खुद प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है। आरबीआई कहता है कि भाई मुझे बेच दो, मेरी प्रतिभूतियां वापस दे दो, आपको मैं ब्याज दे रहा हूं अच्छा,
उसके बदले, ठीक है, अधिक पैसा दूंगा। तो जैसे 100 रुपए की प्रतिभूति है तो 110 रुपए दे रहा है, तो लोगों को धन की जरूरत होती है उस टाइम पे, तो वहां पर लोग उनको बेच देते हैं अपने प्रतिभूति को। तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। दूसरे वाले पोर्शन में आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, गुणात्मक उपाय भी आरबीआई अपनाता है। उसमें सबसे पहली चीज क्या करता है आरबीआई, चयनात्मक साख नियंत्रण करता है। मतलब सेलेक्ट कर लेता है कि भाई किन किन क्षेत्रों को मुझे क्रेडिट देना है, पैसा देना है, उन क्षेत्रों को पैसा आरबीआई देना शुरू कर देता है। कह देता है कि भाई इन बैंकों से कहेगा कि भाई इन क्षेत्रों में वो सिलेक्ट कर देगा कि भाई जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है या इंडस्ट्री का सेक्टर है, इस क्षेत्र में इतना पैसा देना है, बस वो फिक्स कर देगा। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी जितना दे दिया है, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वहां पर क्षेत्र सेक्टर फिक्स कर देगा, चयन कर देगा उनका, और वहां पर उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखो, साख की राशनिंग करता है आरबीआई, निश्चित कर देता है कि किस बैंक को कितना ऋण देना है। अब ऋण जितनी मर्जी उतना उस बैंकों को नहीं दिया जाएगा। साख की राशनिंग का मतलब है कि बैंकों का सिलेक्शन किया जाता है कि भाई इस बैंक को इतना देंगे, इस बैंक को इतना देंगे। तीसरी चीज मैंने कहा, नैतिक दबाव बनाया जाता है। आरबीआई बैंकों पर नैतिक दबाव बनाता है कि भाई आप इन सेक्टरों में फिक्स कर दो कहां कितना देना है। अब देखो, जब धन की कमी है तो धन को अधिक देने के लिए कहेगा, जब यहां पर धन की अधिकता है, मुद्रास्फीति है, तो कम धन देने के लिए कहेगा कि भाई आप इन क्षेत्रों को कम लोन दें, है ना। लोन कम करने के लिए नैतिक दबाव बनाता है इन्फ्लेशन के टाइम पर। और जब मुद्रा संकुचन होता है तो लोन बढ़ाने का दबाव बनाता है। और उसके अलावा प्रत्यक्ष कार्रवाई को भी अपनाता है। जब आरबीआई के निर्देशों को कोई बैंक नहीं मानता तो ऐसे में उन पर प्रत्यक्ष कार्रवाई भी आरबीआई कर देता है, मतलब उनके जो लाइसेंस वगैरह होते हैं उनको रद्द कर देता है। तो इसे कहते हैं गुणात्मक उपाय। ये मुख्य रूप से आपने चयनात्मक उपायों पर ध्यान रखना है, जो कि हमने यहां पर पढ़ लिया है, ठीक है। मात्रात्मक उपाय इनको हमने कहा, मात्रात्मक और गुणात्मक। क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होती है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहती है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम यहां से आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य चीजों को यहां से समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, इन पर बात कर लेंगे, जिससे हमें ये वाला पोर्शन भी समझ आ जाएगा। और फिर हम इसको इस चीज को यहाँ पर ओवर करेंगे फिर क्लासों को, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसके बाद, कल मिलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके।